बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ को हलवा मक्खन मलाई बनाने वाले हैं वो है क्लास 11th फिज़िक्स, जो कि न्यू बुक आई है, उसके चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को। अच्छा, यहाँ पर ना आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी मिलेंगे। याद रखें कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। जो इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उसमें 2 लाइन का आंसर या 2.5 लाइन का या 3 लाइन का आंसर हो तो ओके है, नो इशू। बट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस में आंसर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने आंसर लिखे हैं इसमें टोटल आंसर 3 लाइंस का ही होगा। बाकी जो 1 या 2 लाइन एक्स्ट्रा होंगी वो आपके क्वेश्चन के अंदर से ही निकल आएंगी, या वो बहुत ज़्यादा इजी होंगी, उनको याद करने में इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो देखते हैं कि हम इसको हलवा मक्खन मलाई कैसे बनाएंगे। तो इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट, विल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स बी आल्सो कांस्टेंट। कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक अदद रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक अदद क्या है, रिजिड बॉडी है, और इसके सेंटर से हमने क्या किया हुआ है, एक एक्सिस को पास किया हुआ है जिसके गिर्द ये रिजिड बॉडी क्या कर सकती है, ऐसे रोटेट कर सकती है। अब इस रिजिड बॉडी के ऊपर फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल इधर है, तो टोटल मैंने 3 पार्टिकल्स बना लिए हैं, ठीक है। वैसे तो उस पर बहुत सारे पार्टिकल इस रिजिड बॉडी के ऊपर होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस रिजिड बॉडी को रोटेट करवाना है। ऐसे क्या करना है, एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाना है। अब रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और उसमें सारे पार्टिकल्स एक ही टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करेंगे। ओके हो गया। तो इस वजह से हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी लिखा हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है। पूछा क्या गया है, पूछता है विल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दीस पार्टिकल बी आल्सो कांस्टेंट। क्या लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो चीज देखते हैं। देखिए, लीनियर वेलोसिटी का जो फार्मूला है या जो रिलेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो देखिए, v क्या है लीनियर वेलोसिटी, r क्या है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यानी कि v डिपेंड कर रहा है r के ऊपर, और r क्या है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बॉडी। तो अब अगर इस पार्टिकल का डिस्टेंस देखें तो ये आपके पास क्या है r, ये भी डिस्टेंस है, एक ये पार्टिकल का डिस्टेंस है, एक ये है। मुझे बताएं कि सेंटर से क्या सारे ये जो पार्टिकल्स हैं इनका डिस्टेंस सेम है। आप कहेंगे नहीं सर, इन सारे पार्टिकल का डिस्टेंस सेम तो नहीं है। इसका मतलब है अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो लीनियर वेलोसिटी भी सेम नहीं है, वो चेंज होगी, वो कांस्टेंट नहीं है। ओके हो गया। यानी कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा सेंटर से पार्टिकल का तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो आप एक सेंस में कह सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा पार्टिकल का फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बॉडी तो लीनियर वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर अगर दें, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के लिए आपको आंसर कितना देना पड़ेगा, ये वाला आंसर जस्ट नो। पहले आप लिखेंगे नो, नो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल इन अ रिजिड बॉडी विल नॉट बी कांस्टेंट। वो तो कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इवन इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इस ये इतना आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ओके हो गया। देखो कितना आसान है 1 नंबर लेना, सिर्फ नो मैंने लिखा है, बाकी वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट तकरीबन उठा के इसमें लिख दी है। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर बनता है ये 1 2 3 एंड हाफ लाइन का जस्ट बनता है। ये पहली 2 लाइन में तो जस्ट नो आपने लगाना है, वही क्वेश्चन उठा के दोबारा लिख देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब आगे क्या कहता है, पार्टिकल्स फर्दर फ्रॉम द सेंटर मूव फास्टर, कि जो सेंटर से दूर पार्टिकल्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, देन दोज क्लोजर, निस्बत उनके जो क्लोज हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू दोज पार्टिकल विच आर क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। यानी कि जो पार्टिकल जो है वो सेंटर के करीब होंगे वो स्लो मूव करेंगे, और जो सेंटर से दूर होंगे वो फास्टर मूव करेंगे, ठीक है, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। सो व्हाइल एंगुलर वेलोसिटी इज द सेम फॉर ऑल, हमें पहले ही पता है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयर लीनियर वेलोसिटीज वेरीज विद देयर पोजीशन, लीनियर वेलोसिटी पोजीशन के साथ साथ क्या करेंगी, वेरी करेंगी, ठीक हो गया।
तो ये इतना ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ लोफ ऑफ ब्रेड इज लाइंग ऑन रोटेटिंग प्लेट, अ क्रो टेक्स अवे द लोफ ऑफ ब्रेड एंड द प्लेट रोटेशन इंक्रीजेस, व्हाई। कहता है कि एक लोफ ऑफ ब्रेड है, वो क्या है, रोटेटिंग प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है। मतलब कि ऐसी प्लेट जो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक लोफ पड़ा हुआ है। अक्रो टेक्स अवे द लोफ, कहता है एक कौवा आता है और उस लोफ ऑफ ब्रेड को क्या करता है, उठाकर ले जाता है। जब उस लोफ ऑफ ब्रेड को उठाकर ले जाता है तो रोटेटिंग प्लेट की जो रोटेशन है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों है, मतलब पहले वो ऐसे स्लो रोटेट कर रही थी, अब वो थोड़ा सा फास्ट रोटेट करने लग पड़ती है। कब, जब कौवा लोफ ऑफ ब्रेड उठाकर ले जाता है। ऐसा क्यों है, ये उसने पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लोफ ऑफ ब्रेड क्या होता है। देखिए आप ना अगर बाजार से एक ऐसी ब्रेड लेके आए जो बिल्कुल ना ऐसे सलामत हो और घर आके आपको उसको छुरी के जरिए से उसके पीस करने पड़े, तो वो जो आप बाजार से वो ब्रेड लेके आए ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये लोफ ऑफ ब्रेड है। एक तो इस तरह से समझ सकते हैं, और एक वो जो बन होता है, ठीक है, वो जो बंद होता है वो भी क्या होता है, लोफ ऑफ ब्रेड होता है। अक्सर ना ये जो कार्टून्स नहीं लगते उसमें वो आता होता है हॉट क्रॉस बन्स, 1 आवर पेनी 2 आवर पेनी हॉट क्रॉस बन्स, ठीक है, तो उसमें वो आया होता है, वो क्या है, वो लोफ ऑफ ब्रेड है, ठीक है। कौवों का फेवरेट होता है, अक्सर उठाकर ले जाते हैं, घूमते हैं, मजे से खाते हैं उसको, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उसको डायग्राम के जरिए से भी देखते हैं और वो डायग्राम के जरिए से उसका आंसर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक अदद प्लेट है, ठीक है, जो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, से रोटेट कर रही है, और अब इस पर कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा। अच्छा, अगर रोटेट कर रही है तो इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ये एक लोफ ऑफ ब्रेड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो जब लोफ ऑफ ब्रेड कवा उठाकर ले जाता है तो इसकी जो रोटेशन है, ठीक है, प्लेट रोटेशन, वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों है, ये उसने पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हमें मिलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, और वो क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो ज्यादा हो, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की प्रोडक्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है। अब इसमें आई क्या है, आहिस्ते से सारी समझ आ जाएगी। आप कहेंगे ये तो भाई हलवा था क्वेश्चन, आई क्या है, वो है एम आर स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है। अब देखिए जब लोफ ऑफ ब्रेड इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो मैस प्लेट का ज्यादा है, मतलब प्लेट और मतलब ओवरऑल मैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब लोफ ऑफ ब्रेड इस प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है तो मैस ज्यादा है, या जब लोफ ऑफ ब्रेड कवा उठाकर ले गए तो मैस ज्यादा है। मुझे आप ये बताएं कि कब मैस ज्यादा होगा। आप कहेंगे कि सर जब लोफ ऑफ ब्रेड इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो मैस ज्यादा है, जब लोफ ऑफ ब्रेड इससे उठाने गया है, कवा उठाकर ले गया, तो मैस क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब है जब लोफ ऑफ ब्रेड इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो तो रोटेट करना मुश्किल होता है, रोटेट करना मुश्किल होता है क्योंकि मैस ज्यादा होता है। तो अगर रोटेट करना मुश्किल होता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 4 है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 है, तो 4 2 जार कितना आ जाएगा, 4 2 जार आ जाएगा 8, यानी एंगुलर मोमेंटम फॉर एग्जांपल कितना आया, 8 आया, ठीक है। कब, जब ये लोफ ऑफ ब्रेड इस प्लेट के, इस रोटेटिंग प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब एक मैंने क्या करना है, बेचारा कौवा आया, कौवे ने क्या किया, लोफ ऑफ ब्रेड उठाकर ले गया। अच्छा, जब लोफ ऑफ ब्रेड उठाकर ले गया तो मुझे बताएं मैस क्या हो गया, कम हो गया। जब मैस कम हो गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होके कितना हो गया, पहले 4 था ना, तो 4 से अब कितना हो गया, 2 हो गया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 4 से 2 हो गया। लेकिन हमें तो आई और ओमेगा की प्रोडक्ट सेम चाहिए, क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है। तो अगर हमें आई और ओमेगा की प्रोडक्ट सेम चाहिए, आई कम हो गया है तो एंगुलर स्पीड को ज्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब है जब लोफ ऑफ ब्रेड उठाने का मैस कम हो गया तो ये जो आपके पास रोटेटिंग प्लेट है इसकी रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी रोटेशन की। ओके हो गया, क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है। अगर पहले 8 आंसर आया, अभी भी मुझे 8 ही चाहिए, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी पहले 2 थी, अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए।
तो अब भी आंसर कितना आएगा 8। यानी कि जब लोफ ऑफ ब्रेड पड़ा हुआ है तो भी एंगुलर मोमेंटम का आंसर वही, जब लोफ ऑफ ब्रेड उठाने गया तो भी एंगुलर मोमेंटम का आंसर वही। तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि जब एक्सटर्नल टॉर्क ना लग रहा हो तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक हो गया। तो पहले भी 8 अब भी 8। तो क्यों अब आपको पता चला कि स्पीड उसकी रोटेशन क्या है उसकी क्यों इंक्रीज हो गई है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ जो इनर्शिया था वो आपके पास कम हो गया था। जब वो कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी को ज्यादा होना पड़ा। क्यों? ताकि दोनों की जो प्रोडक्ट है वो अब भी 8 ही आ सके। ओके हो गया। अब इसी को वर्डिंग में देखते हैं। कहता है व्हेन द लोफ ऑफ ब्रेड इज ऑन द रोटेटिंग प्लेट इट इंक्रीजेस द सिस्टम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इंक्रीजेस द सिस्टम्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये बात तो पहले बता चुके हैं कि जब लोफ ऑफ ब्रेड इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, according to conservation of angular momentum product of movement of inertia and angular velocity remains constant, यानी L is equal to I omega। I omega हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा if no external torque acts on it। अब ये ग्रीन कलर में क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है जो आपको हमेशा आनी चाहिए। इसके बाद जो है वो 1 2 3 4 लाइंस का जस्ट आंसर रह जाता है अगर हम इस डेफिनेशन को निकाल दें तो डेफिनेशन तो वैसे ही स्टूडेंट ने याद की होती है, एक्चुअल में इसका आंसर 4 लाइंस का है। नेक्स्ट क्या कहता है, When crow takes the loaf away, जब लोफ उठा के ले गया, the movement of inertia decreases। movement of inertia क्या हो गया, 4 से 2 हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, to keep the angular momentum constant, to keep the angular momentum, angular यहाँ पे momentum आएगा, to keep the angular momentum constant, the angular velocity of the plate increases। एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तभी तो दोबारा 2 4 8 आएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द प्लेट स्पिन्स फास्टर आफ्टर द ब्रेड इज रिमूव्ड या आफ्टर द लोफ ऑफ ब्रेड इज रिमूव्ड। ठीक है, तो फिर हमारे पास स्पिन उसकी क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डू वी ट्रम्बल व्हेन वी टेक अ शार्प टर्न एट हाई स्पीड। कि जब हम एक हाई स्पीड के ऊपर एक शार्प टर्न लेते हैं तो हम जो है वो एक तरफ को गिरते क्यों हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी जो है ना वो एकदम से राइट साइड पे जो है ना वो शार्प टर्न ले, तो आपको ना एक लेफ्ट साइड पे फोर्स महसूस होती है, यानी आप लेफ्ट साइड पे ऐसे गिरते हो। तो कहता है कि ऐसा क्यों होता है वो आपने बताना है। अब देखिए गौर से सुने, अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक अदद गाड़ी है और ये इस तरफ जा रही है। ठीक है, अब जो इसमें बॉडी मौजूद है वो भी क्या कर रही है, वो इसी तरफ जा रही है। अब वो बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट मोशन कर रही है। अब वो बॉडी चाहती है कि मैं स्ट्रेट मोशन ही करती रहूं और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जब कार जो है वो एकदम से जो है शार्प टर्न लेगी, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे शार्प टर्न लेगी लेफ्ट साइड के ऊपर, तो क्या होगा, बॉडी तो चाहती थी स्ट्रेट मूव करना, एकदम से गाड़ी ने शार्प टर्न ले लिया लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब है बॉडी को भी अब लेफ्ट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। तो बॉडी क्या करेगी, उस लेफ्ट साइड की तरफ जाने को अपोज करेगी, क्योंकि इनर्शिया होता ही यही है। ठीक है, कि द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। अब वो क्या कर रही है, बॉडी स्ट्रेट मोशन में जाना चाह रही है, गाड़ी क्या कर रही है, लेफ्ट साइड पे जा रही है। तो बॉडी फिर चाहेगी नहीं नहीं मैं स्ट्रेट ही जाऊं, तो उसके ऊपर ना फिर एक राइट वर्ड ऐसे फोर्स ही लगेगी जिसकी वजह से वो कहेगी नहीं मैंने राइट जाना है, मैंने राइट जाना है ताकि मैं स्ट्रेट जा सकूं। और बॉडी व्हीकल कहेगी नहीं भाई तुम तो लेफ्ट जाओगी क्योंकि मैं लेफ्ट जा रही हूं। इसकी ना बेस्ट एग्जांपल हम पता क्या दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और वो गली में ऐसे सीधा जाना चाह रहा है बाप की उंगली पकड़ के। जो बच्चा है वो गली में सीधा जाना चाह रहा है बाप की उंगली पकड़ के। अब एक ना लेफ्ट टर्न आता है, बाप क्या करता है, बच्चे की उंगली पकड़ के उसको लेफ्ट की तरफ ऐसे कहता है कि चलो इस गली में चले। बच्चा कहता है नहीं मैंने सीधा ही जाना है, मैंने सीधा ही जाना है। अब जो है जब बाप उसको लेफ्ट साइड पे ऐसे खींचेगा, लेफ्ट साइड पे खींचेगा, तो बच्चा फोर्स किधर लगाएगा, कि राइट साइड पे फोर्स लगाएगा। क्यों, यानी क्योंकि बच्चा चाह रहा है मैं किधर मूव करूं, मैं स्ट्रेट ही मूव करूं। तो इसका मतलब है जब वो ऐसे लेफ्ट साइड पे बाप उसको खींचेगा तो बच्चा टंबल करेगा राइट साइड के ऊपर। ठीक है, मतलब गिरेगा ऐसे राइट साइड के ऊपर कि नहीं मैंने स्ट्रेट ही जाना है, मैंने स्ट्रेट ही जाना है, मैंने स्ट्रेट ही जाना है। ओके हो गया। सेम इसी तरह इसमें भी होता है। तो ये क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से होता है कि वो स्ट्रेट जाना चाह रही है, आप उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर रहे हो और वो फिर आपको रेजिस्ट करेगी कि नहीं मैं जिस तरफ तुम जा रही हो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। ठीक है,
तो ये अब क्या है, व्हेन अ व्हीकल टेक्स अ शार्प टर्न क्विकली योर बॉडी वांट्स टू कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट, क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन। ठीक है, कि मैंने भाई अपनी मोशन चेंज नहीं करनी, मैंने स्ट्रेट ही रहना है। तो भाई जब गाड़ी लेफ्ट साइड मूव करेगी तो राइट साइड आप ऐसे गिरोगे। दिस मेक्स यू लूज बैलेंस, जिसकी वजह से आपका बैलेंस लूज कर जाता है और आप राइट साइड के ऊपर गिरते हो। एंड टम्बल और फॉल एज योर बॉडी रेजिस्ट द सडन चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है? सडन चेंज इन डायरेक्शन को रेजिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप एक तरफ फॉल करोगे, एक तरफ गिरोगे। ठीक है, एक तरफ टम्बल करोगे, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो होप्स हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सारा कुछ इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, आप उसकी चाहत को, आप उसकी ख्वाहिश को डिस्टर्ब कर रहे हो। उसकी चाहत क्या? स्ट्रेट मोशन जाने की, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसकी वजह से जब आप उसमें ज़बरदस्ती करोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको रेजिस्ट करेगा एक तरह से गिर के। ठीक है, What will be the time period of a simple pendulum in an artificial satellite? आर्टिफिशियल सैटेलाइट में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? बड़े मजे का क्वेश्चन है। याद रखिए कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा वो इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि गौर से देखिए, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है ना, उसमें जो इंसान होते हैं, ठीक है, या कुछ स्पेस स्टेशन है, वो भी एक सैटेलाइट है क्योंकि अर्थ के गिर्द घूम रही है अगर तो उसमें जो इंसान होते हैं उनका भी वेट जीरो होता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है उसका भी वेट जीरो होता है। अच्छा, जब इनका वेट जीरो होता है इसका मतलब है कि उन पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, आप कह सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास देखिए सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम अगर यहां से आप उसको स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, तो एक उसका जो ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है। मतलब यहां से इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इस सिंपल पेंडुलम को जब आप यहां से इधर लेके जाते हो, छोड़ते हो, तो कौन सी फोर्स वापस लेके आती है? रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, इनके अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी होती है वो जीरो होती है। इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, जो दूसरी नेचुरल ग्रेविटी है उसकी बात नहीं कर रहा कि उनको ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं महसूस होता। इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होती है? जीरो होती है, जिसकी वजह से अगर मैं इस पेंडुलम को इस तरफ लेके जाऊं, इस पॉइंट पे लेके आऊं, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस ही नहीं आएगा। वापस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी। रीस्टोरिंग फोर्स क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई इफेक्टिव ग्रेविटी नहीं होगी जो इसको ऐसे वापस लेके आए और ऑसिलेट करवाए। तो ये जनाब साहब, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो वापस ही नहीं आएगा। कहेगा नहीं भाई मैंने तो आना ही नहीं है। मैं कहूँगा क्यों नहीं आना? कहता है मेरे पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स ही लग रही। मैंने कहा क्यों नहीं लग रही? कहता है कोई इफेक्टिव ग्रेविटी नहीं है। तो इस वजह से इसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो इसका टाइम पीरियड फिर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। बैठे रहो भी, बैठ के देखते रहो, कब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी तो आप अपने जो स्टॉप वॉच है वो बंद करोगे, बैठ के देखते रहो, वो उसकी कंप्लीट ही नहीं होगी। ठीक हो गया? तो ये इसकी बेसिक रीजन है। तो अच्छा, सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट का वेट क्यों जीरो होता है? क्योंकि वो फ्री फॉल कर रही है। तो जब भी कोई चीज फ्री फॉल कर रही है तो उसका वेट क्या होता है? जीरो हो जाता है। इफेक्टिव ग्रेविटी उस पर एक्ट नहीं करती। ठीक है, इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इनफाइनाइट। इसका आपको मिलेगा एक नंबर। ठीक है, मीनिंग इट वुड नॉट ऑसिलेट, क्या वो ऑसिलेट नहीं करेगा। इन दो लाइंस का आपको मिलेगा एक नंबर, क्योंकि इसमें जस्ट आपने आंसर दिया है। अब रीजन देखिए, बिकॉज सैटेलाइट्स आर इन फ्री फॉल। सैटेलाइट क्या कर रही है? फ्री फॉल कर रही है अराउंड द अर्थ। देयर इज नो इफेक्टिव ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द पेंडुलम। कोई इफेक्टिव ग्रेविटी नहीं लग रही। सिंस द रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, जाहिर सी बात है रीस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। विदाउट इट द पेंडुलम कैन नॉट स्विंग। विदाउट इट पेंडुलम स्विंग कर ही नहीं सकता। तो बैठ के घड़ी जो है वो चलाई रखो, चलाई रखो, चलाई रखो कि वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करे, वो करेगा ही नहीं। तो टाइम पीरियड क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। बैठे रहो आराम से। तो इस वजह से ये इसकी क्या थी? रीजन थी कि जो आपके पास टाइम पीरियड उसका इनफाइनाइट आता है। ठीक है, वैसे तो उसे पूछा था कि क्या उसका टाइम पीरियड होगा, आंसर इसका ये कि इनफाइनाइट होगा। आगे उसकी क्या है? रीजन है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इज द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड? कि जो ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट की मोशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है या एक्सेलरेटेड होती है? अब ये यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या उसका एक्सेलरेशन जीरो है। ओके हो गया? और एक्सेलरेटेड अगर मोशन हो तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके हो गया? तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो आपके पास क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अब देखना पड़ेगा कि अगर सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि जो सैटेलाइट की मोशन है ऑर्बिट के अंदर वो एक्सेलरेटेड है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मूव करते हुए, तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है, जो सैटेलाइट है, जो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, उसकी मोशन यूनिफॉर्म है। तो देखते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर ये हमारे पास सर्कल है और इसके अंदर ये जो सैटेलाइट है ना, ये मूव कर रही है, तो देखिए अगर ये ऐसे ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट मूव कर रही है तो इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहां पर देखिए तो इस पॉइंट पे सैटेलाइट की डायरेक्शन की तरह वेलोसिटी की इस तरफ, इस पॉइंट पे देखिए तो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस तरफ, यहां पर देखेंगे तो इस तरफ, यहां पर देखेंगे तो इस तरफ। यानी कि सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक हो गया? अब इसका आंसर देखते हैं। द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज एक्सेलरेटेड। ये इसका एक आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, मजीद एक नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विच मीन इट्स वेलोसिटी इज चेंजेस। मतलब अगर उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है तो फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी क्या है? चेंज हो रही है। अ चेंज इन वेलोसिटी मींस द सैटेलाइट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है? ऑर्बिट के सेंटर की तरफ होती है हमेशा। ओके हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था ना टॉपिक। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What are the advantages that radian has been preferred as SI unit over degree? कि देखिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, उसकी यूनिट रेडियन भी है, उसकी यूनिट डिग्री भी है, उसकी यूनिट रेवोल्यूशन भी है। उसकी 3 यूनिट्स हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की 3 यूनिट है, डिग्री भी है, रेडियन भी है, रेवोल्यूशन भी है। कहता है कि रेडियन को हम SI यूनिट क्यों लेते हैं? और ये जो रेडियन हैज बीन प्रेफर्ड एज SI यूनिट ओवर डिग्री, कि हम जो है डिग्री की बजाय रेडियन को SI यूनिट लेते हैं, SI यूनिट लेते हैं। इसका क्या मतलब है? ठीक है, अच्छा उसके 3 पॉइंट्स हैं। रेडियन इज डायमेंशनलेस एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द आर्क लेंथ एंड रेडियस। पहली रीजन तो यह है कि रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, और उसके साथ क्या है कि रेडियन डायरेक्टली रिलेटेड है आर्क लेंथ और रेडियस के साथ। जैसे S इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आर क्या है? रेडियस, S क्या है? आर्क लेंथ। तो डायरेक्टली रिलेटेड है आर्क लेंथ और रेडियस के साथ, यानी थीटा इज इक्वल टू S बाय आर होता है ना। तो विच मेक्स इट इजियर टू यूज इन सर्कुलर मोशन, जिसकी वजह से हम इजीली इसको सर्कुलर मोशन में यूज कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन कैलकुलेशन, इस सर्कुलर मोशन की जो भी कैलकुलेशन होते हैं उसमें हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड है, मेनी फिजिक्स एंड कैलकुलस इक्वेशन बिकम सिंपलर एंड मोर नेचुरल विद रेडियन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देख रहे हो, या एक और इसका तीसरा पॉइंट पढ़ लें फिर बताते हैं। रेडियन फिट्स स्मूथली इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कैलकुलस फंक्शन विदाउट कन्वर्जन। अब देखिए कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हर जगह नजर आ रहा होता है जी ये पाई रेडियन है, ये 2 पाई रेडियन है, यहाँ पे ये पाई बाय 2 रेडियन हो गया, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 रेडियन हो जाता है। तो जो पाई की सेंस में जो वैल्यूज होती है ना एंगल की, ठीक है, वो आप रेडियन में लेते हो। जैसे 2 पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है, उसके बाद पाई रेडियन। तो वो अक्सर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और कैलकुलस फंक्शंस वगैरह में यूज होती नजर आ रही होती हैं, क्योंकि इजी टू यूज है ये रेडियन जो आपके पास ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो रेडियन है उसको प्रेफर करते हैं डिग्री पे एज अ SI यूनिट। ओके हो गया? तो ये इसकी ना 3 रीजंस थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 1 रेवोल्यूशन। अच्छा, अब इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर 1 रेवोल्यूशन की कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी। याद रखिए कि जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है, एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। इसकी रीजन ये है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं।
मतलब कि जहां जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, यानी कि जहां से बॉडी चली थी वहीं पर वापस आ रही है। तो इसका मतलब है जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों क्या है, सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी, एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की सबसे पहले बात करें, तो इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आप याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी यहां से चला, यहां से इधर, यहां से गया इधर, घूमा 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 ऐसे स्ट्रेट गया, और स्ट्रेट से जाके फिर उसी रास्ते पे वापस दोबारा से इधर आ गए इस पॉइंट पे। तो आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, तो आप कहेंगे जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन होती है ना। तो जहां से वो चला था वहीं पर वापस आ गया है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। बट डिस्टेंस जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। और वेलोसिटी आपको पता है फार्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज ही नहीं आया, तो इसका मतलब है जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, वो जीरो हो जाएगी, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके हो गया। तो ये चीज याद रखनी है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से, सिंस एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, सो द एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो। एक तो बात क्लियर होगी। अब आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वन रेवोल्यूशन इज जीरो। याद रखें, अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं ना, तो वो जीरो नहीं होता, क्योंकि बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करती जा रही है सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एवरेज एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों? क्योंकि एज चेंज इन वेलोसिटी फॉर वन रेवोल्यूशन इज जीरो बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर द सेम। कि जहां जो इनिशियल वेलोसिटी है, जहां से बॉडी चला था, और फाइनल वेलोसिटी जहां पे खत्म हुई है मोशन, वो दोनों वेलोसिटीज क्या सेम है। अगर दोनों वेलोसिटी सेम है, मसलन फॉर एग्जांपल यहां से बॉडी चला, यहां पे आया, ठीक है, फिर यहां से चला, फिर यहां पे आया, फिर यहां से चला, फिर यहां पे आया, तो यहां पे क्या है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी के इधर जा रहा है, फिर वापस भी एंड भी यहीं पर कर रहा है। तो इधर जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं उसके लिए, तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी जीरो हो जाता है। ओके हो गया। लेकिन फिर से वही बात कि ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए है। अगर आप किसी इंस्टेंट में निकालना चाहें तो वहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। बट ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मेन रीजन ये है कि भाई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं। As change in velocity for one revolution is zero because initial and final velocities are same. ओके हो गया। होप सो कि आपको बातें समझ आ रही होंगी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इन अ रेन स्टॉर्म विद अ स्ट्रॉन्ग विंड व्हाट डिटरमाइंस द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला। अगर तेज तूफानी बारिश हो रही हो, तो आप अम्ब्रेला की डायरेक्शन किस तरफ रखेंगे, ठीक है, मतलब किस तरह से अपनी अम्ब्रेला को सेट करेंगे कि आप बारिश से बच सकें। अच्छा, इसका तो बहुत ज्यादा आसान आंसर है, क्योंकि ये तो आपने काफी दफा प्रैक्टिकल किया होगा कि अगर बारिश इस तरफ चल रही है, इस तरफ, तो अम्ब्रेला आप क्या करेंगे, अपोजिट उसके ऐसे डायरेक्शन में रखेंगे कि ना मेरे कपड़े गीले नहीं करने भाई, इधर ही रुक जाओ। आप अम्ब्रेला इधर तो नहीं रखेंगे, आप अम्ब्रेला इधर रखेंगे। अगर विंड इस तरह के डायरेक्शन में है तो उसकी रुकावट में आप अम्ब्रेला इस तरह से रखेंगे ताकि आप ड्राई रह सके। तो in a rainstorm with strong wind, the direction of the wind determines the best position to hold an umbrella. जिस डायरेक्शन में हवा होगी ना, वो हमें बताएगी कि बेस्ट पोजीशन अम्ब्रेला रखने की क्या है। किस तरह से, सिंस विंड ब्लो रेन, मतलब जाहिर सी बात है हवा की वजह से रेन भी जो है वो स्ट्रेट फॉल करने की बजाय किसी एंगल के ऊपर फॉल करती है। सिंस विंड ब्लो रेन एट एन एंगल नॉट स्ट्रेट डाउन, यू शुड टिल्ट द अम्ब्रेला अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। दिस ब्लॉक द रेन फ्रॉम हिटिंग यू एंड कीप यू ड्रायर। यानी कि आप अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखेंगे, किस डायरेक्शन में रखेंगे, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हवा ना हो तो बारिश कैसे आती है, स्ट्रेट डाउन, छम छम करती हुई स्ट्रेट डाउन आती है। लेकिन अगर तेज हवाएं हो और फॉर एग्जांपल हवा इस डायरेक्शन में है, तो वो जो रेन को ब्लो करवाएगी वो भी इसी डायरेक्शन में करवाएगी, ऐसे ऐसे रेन को आप ब्लो करवाएगी। तो आपने जो अम्ब्रेला रखनी है वो उस विंड अगर इस डायरेक्शन में जाए, उस विंड के अगेंस्ट आपने रखनी है, ठीक है। अगर ये ऐसे विंड आ रही है तो उसके अगेंस्ट आपने रखनी है ताकि आप ड्राई रह सके। ओके हो गया। तो ये था इसका आंसर, विंड ब्लो रेन एट एन एंगल, ठीक है, किसी एंगल पे जाहिर सी बात है रेन को वो फेंके, क्योंकि विंड ब्लो कर रही है, अगर ना ब्लो कर रही तो फिर स्ट्रेट आएगी। नॉट स्ट्रेट डाउन, यू शुड टिल्ट द अम्ब्रेला अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, दिस ब्लॉक द रेन
दिस ब्लॉक द रेन फ्रॉम हिटिंग यू एंड कीप यू ड्रायर। ओके हो गया, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग। इफ इट्स व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल इट ब्रेक्स, एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा, कहता है कि अगर हम बॉल को फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग के साथ इस तरह से लटका दें, ठीक है, एक स्ट्रिंग के साथ हम क्या करें, एक बॉल को इस तरह से लटका दें, तो स्ट्रिंग टूटती नहीं है। लेकिन अगर हम इसी बॉल को इस तरह से सर्कल में रिवॉल्व कराना शुरू कर दें तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाती है। ऐसा क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल ना, एक हल्की सी स्ट्रिंग लें और उसके साथ एक ईंट को बांध दें। अब जब ईंट को आपने बांधा है ना, ऐसे आप उसको ना हल्का सा ऐसे उठाएं और ऐसे बस उठाए रखें, तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रिंग नहीं टूटेगी, मतलब ऐसे हल्का सा। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी फोर्स लगा के इसको घुमाने की कोशिश की ना, एकदम टूट जाती है। कहता है ऐसा क्यों है? तो देखिए, जब वो स्ट्रिंग के साथ सिर्फ बॉल अटैच है, तो देखिए टेंशन की फोर्स किधर है, अपवर्ड है, ठीक है, मुझे देखने दें नजर इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। तो टेंशन की जो फोर्स है ना वो किधर है, अपवर्ड है, और जो वेट की फोर्स है वो किधर है, डाउनवर्ड है, जो कि है mg, बॉल के वेट की फोर्स डाउनवर्ड है। तो इसमें जो टेंशन है ना वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। यानी टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट। तो अब अभी तक तो मामलात ओके हैं। लेकिन जब आपने इस बॉल को सर्कल के अंदर रिवॉल्व कराना शुरू किया, तो अब आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी रिक्वायर्ड है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है तो फिर जो टेंशन है वो बियॉन्ड लिमिट हो जाएगी। क्यों? अब सेंट्रीपिटल फोर्स की भी रिक्वायरमेंट बीच में आ गई है। यानी कि अब आप टेंशन किस तरह से लेंगे, आप लेंगे T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाय आर। एम वी स्क्वेयर बाय आर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे क्या था, टेंशन इज इक्वल टू वेट। अब यहां पर ये देखें एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाय आर, तो एक फैक्टर बढ़ नहीं गया, तो टेंशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि लिमिट क्रॉस कर जाएगी और टूट जाएगी। बस ये इसकी रीजन है, सिंपल सी। ओके हो गया। तो when the ball is hanging, the tension T in the string is equal to the weight of the ball, and T is equal to mg. Simple. But however, when the ball is whirled in a vertical circle, especially at the lowest point, क्योंकि lowest point पे जो है ना ग्रेविटी ज्यादा एक्ट कर रही है और टेंशन ज्यादा होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी थोड़ी सी ढीली हो जाती है। तो at the lowest point the string must provide both the weight of the ball and the centripetal force। अब जब वो घूम रही है तो दोनों प्रोवाइड करने पड़ेंगे स्ट्रिंग को, एक वो वेट ऑफ द बॉल और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। हालांकि जो टेंशन की फोर्स होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। टू कीप इट इन अ सर्कुलर मोशन, दस द स्ट्रिंग ब्रेक्स ड्यू टू एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स। स्ट्रिंग क्यों ब्रेक करती है, ड्यू टू एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि जब वो ऐसे लटका हुआ है बॉल, तब तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, लेकिन जब घुमाओगे तो जब सर्कल में कोई चीज मूव करती है तब तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो इस वजह से कहते हैं दस द स्ट्रिंग ब्रेक्स ड्यू टू एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट्स विच इंक्रीजेस द नेट टेंशन बियॉन्ड इट्स लिमिट, जिसकी वजह से टेंशन बियॉन्ड इट्स लिमिट हो जाती है और वो रस्सी टूट जाती है, वो धागा टूट जाता है या वो डोर टूट जाती है। ओके हो गया। तो ये थी इसकी रीजन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस का। हाउ इज द सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस कौन सा है, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अब जाहिर सी बात है वो भी सर्कल में रिवॉल्व करती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अ कार टेकिंग टर्न ऑन अ लेवल रोड, एक लेवल रोड के ऊपर कार टर्न ले रही है, ठीक है, ऐसे फिर वो सर्कल में अगर घूम रही है तो लेवल रोड के ऊपर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो याद रखें इसके आंसर के अंदर, याद रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ भी नहीं होती, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ भी नहीं होती। हालांकि सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में बता के आ चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ भी नहीं होती, कोई और फोर्स है जो सेंट्रीपिटल बन जाती है, कोई और फोर्स है जो सेंट्रीपिटल बन जाती है या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अगर हम देखें कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के गिर्द, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो किस फोर्स की वजह से है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और वही इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। कार टर्न ले रही है ऐसे राउंड अबाउट के इर्द गिर्द, ठीक है, सड़क के ऊपर, तो कौन किस फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अब वही फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक रस्सी के साथ पत्थर को बांध के ऐसे सर्कल में आप घुमा रहे हैं तो कौन सी फोर्स है, टेंशन की फोर्स की वजह से घूम रहा है, तो टेंशन की फोर्स ही प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स।
यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कुछ भी नहीं है, कोई और फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। तो इस इन 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 केसेस में उसने पूछा है कि कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए सैटेलाइट के केस में क्या होता है, इन दिस केस यानी सैटेलाइट के केस में पार्ट ए है, इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट, और वो कितनी होती है, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो सैटेलाइट अगर अर्थ के गिर्द घूम रही है तो कौन सी फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम अ कार टेकिंग टर्न ऑन अ लेवल रोड, इसमें बात करें तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद तो कुछ भी नहीं होती, कोई और फोर्स है जो सेंट्रीपिटल बन जाती है। In this case, centripetal force is supplied by the frictional force between the tires and the road surface। ठीक है, कि टायर और रोड सरफेस के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से कार टर्न ले सकती है। तो अब वही फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यही उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इन दो केसेस के अंदर ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं, और वो हमने इस क्वेश्चन में बताया है। ठीक है, यहां पर हमारे ये सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। होप सो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।